एवरीवन, एसएससी पांड्या पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था। फर्दर हमने कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर के लिए वेरियस पोजीशंस पर अगर पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, ये हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अगर इन्फिनिटी पर है तो कनकेव मिरर जो है, अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ये मैं कनकेव मिरर के लिए डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसकी जो इमेज की पोजीशन होगी वो फोकस पर होगी। हाइजली ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा और इसकी जो नेचर होगी, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ नेचर ऑफ इमेज। तो जो इमेज की जो नेचर होगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्यों? क्योंकि जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है। तो सारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाई जो भी राइट जो भी रेज आ रही होंगी वो सारी कन्वर्ज होने के बाद फोकस से पास होंगी। तो इन्फिनिटी पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो फोकस पे उसकी इमेज बनती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ बियॉन्ड सी का मतलब है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी अगर रखा तो उसकी जो इमेज बनती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। और इसकी जो साइज़ होती है इमेज की, ये भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका साइज़ स्मॉल बनता है फिर से। और जो नेचर होगा इमेज का वो रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इसकी जो पोजीशन बनेगी इमेज की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। दोनों के दोनों सेम साइज़ के होंगे, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो सेम साइज़ होगा इमेज का। एंड अगेन रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ बनेगी और इसकी जो इमेज की जो साइज़ होगी ये मैग्नीफाइड, मतलब इसका साइज़, इमेज का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा और फिर से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर मैंने फोकस पर रखा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ में बनेगी, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो मेरी जो इमेज की पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और इसका जो साइज़ होगा वो मैग्नीफाई होगा। और इस केस में सिर्फ यही एक केस है जिसमें कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं कि ये जो इस तरह ये इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, तो ये देखिए कि जैसे कि अब मेरे पास ये कनकेव मिरर है, ये मेरा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने इमेज को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस में से पास होएगी, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो एक रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अगर मैं इनको थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पर मीट करेंगी। तो यही मैं बता रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और उस केस में आपके पास जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी और इसका साइज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होगा। अगर मैं इन सब का एक कंक्लूजन निकालूं सिंपल सा, तो कंक्लूजन ये है कि अगर मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैंने क्या देखा कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो फोकस पर होती है। जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स द मिरर मूव करना शुरू करता हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन अगर मिरर की तरफ लेके जाता हूँ तो जो इमेज फॉर्मेशन है ये अवे फ्रॉम द मिरर चली जाती है। फोकस के बाद आगे की तरफ चली जाती है और जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ तक इसकी साइज़ छोटी बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका साइज़ जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होता है। अगर अब मैं नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर के लिए देखता हूँ
तो कन्वेक्स मिरर के लिए मैं बोलता हूँ कि जनरली अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पर है, तो ये जो बनेगी इमेज, ये फोकस पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है ये बिहाइंड द मिरर होगी। और अगर बिहाइंड द मिरर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और बहुत ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका जो साइज होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हम बोल सकते हैं कि ये जो इमेज बनेगी इस केस में पॉइंट साइज इमेज होगी। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो ये जो इमेज बनेगी ये पोल के और फोकस के बीच में बनेगी हमेशा। अगेन ये भी बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी और साइज में छोटी होगी। तो ये हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन थी। अब हम कुछ फर्दर इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है स्फेरिकल मिरर के केस में। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्फेरिकल जो मिरर होते हैं इनकी जो फोकल लेंथ होती है ये सिर्फ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। ये कभी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट पर या मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कहने का मतलब ये हो गया कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है या बेसिकली किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये इस चीज़ पर इंडिपेंडेंट होती है। एक तो ये पॉइंट था। थोड़ा एक मैं फर्दर अगर थोड़ा सा वो डिस्कस करूं तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूं कि जैसे कि अगर मैं बोलूं एक कनकेव मिरर के लिए, मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मेरी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से कनकेव मिरर की तरफ आ रही है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मिरर की तरफ आ रही है तो क्या होता है कि जो इमेज जो होती है उसकी जो स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इमेज स्टार्टिंग में जो मूव करेगी वो स्लोअर स्पीड से मूव करेगी, बाद में लेटर इसकी जो स्पीड होगी वो फास्टर होगी। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों? तो आप इस यहाँ से सिंपल देख सकते हैं ऐसा क्यों कि क्यों अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट को मैं अगर कांस्टेंट स्पीड u से मूव करवा रहा हूँ तो सोचिए कि अगर स्टार्टिंग में जब हमारी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर होगी तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो फोकस पर होगी। जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हुई अगर जितने टाइम में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी तो कॉमन सेंस की बात है कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो इमेज मैंने बोला था कि जब आप इस तरह मूव करते हैं तो इमेज जो है वो इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितने टाइम में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी तो उतने टाइम में जो इमेज का वो है वो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जितने टाइम में ये यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ही ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्पीड है वो कम होगी। जैसे ही आगे, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड से, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आगे की तरफ मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पर जितने टाइम में पहुंचेगी उतने टाइम में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी तक मूव करना है। तो उस केस में इसकी जो स्पीड होगी इमेज की वो बेसिकली फास्टर होगी। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब हम इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैंने कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो पढ़ा इनके यूज। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कनकेव मिरर के। क्वेश्चन उठता है कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेज हैं। तो अगर मैं फर्स्ट यूज़ की बात करूँ कि कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो कनकेव मिरर जो है
यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च या हेडलाइट ऑफ व्हीकल। जो कनकेव मिरर है वो टॉर्च में रिफ्लेक्टर और जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं इनकी हेडलाइट के रूप में यूज होता है। सेकंड यूज, ये जो कनकेव मिरर है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज होता है इन टेलीस्कोप। नेक्स्ट इसका यूज है जो हमारे ENT के जो डॉक्टर्स होते हैं, आई नोज एंड थ्रोट, वो भी इसका यूज़ करते हैं। फर्दर इसका यूज बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सनलाइट वगैरह है उनको कन्वर्ज करने के लिए एट ए पॉइंट, जैसे कि जो सोलर प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनकी इसका यूज़ किया जाता है ताकि एक जो सनलाइट्स जो आ रही हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो सकें। इसका एक जो इम्पोर्टेंट यूज है वो ये भी है कि हम इसका यूज सेविंग में कर सकते हैं। इसका यूज़ हम सेविंग में कर सकते हैं बजाय कि प्लेन मिरर के। सेविंग में हम प्लेन मिरर भी यूज़ करते हैं, बट हम प्लेन मिरर की बजाय हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका यूज़ करने का रीज़न ये है कि एक तो ये मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज देता है। कब देता है? हमने पढ़ा था लास्ट केस में कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के और फोकस के बीच में है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसकी वजह से जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है मैग्नीफाइड होती है, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में तो मैंने कहा था सेम साइज़ की बनती हैं, ठीक है, जनरली सेम, जितना ऑब्जेक्ट वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे जो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी जो इमेज होती है, जैसे हम दाढ़ी वगैरह करते हैं उस टाइम पे, तो हमें मैग्नीफाइड होती है जिससे कि आसानी रहती है। तो इसलिए इसका ये यूज़ है, प्लेन मिरर की बजाय हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं देखेंगे, वो देखेंगे हम कन्वेक्स मिरर का। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर का, तो जनरली जो कन्वेक्स मिरर का जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो है बैक व्यू मिरर के रूप में। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि बैक व्यू मिरर का मतलब है गाड़ी वगैरह में हम जो पीछे से आने वाली जो गाड़ी वगैरह होती हैं उनको देखने के लिए इस कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हमने इसका डिस्कस तो किया था, क्योंकि ये जो वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करता है, तो इसका यूज़ हम बैक व्यू मिरर के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसका बैक व्यू मिरर के रूप में यूज़ करने का एक फ़ायदा ये क्या होता है कि इसका फील्ड व्यू जो होता है वो लार्ज होता है। फील्ड व्यू का मतलब क्या है? क्योंकि जैसे कि अगर मैं कहने का मतलब ये होगा, जैसे कि अगर आप सिंपल प्लेन मिरर यूज़ करते, तो प्लेन मिरर का यूज़ करने का मतलब है कि बेसिकली आपका जो ड्राइवर है अगर वो प्लेन मिरर यूज़ करेगा तो बेसिकली वो एक लिमिटेड होगी जहाँ जितने एरिया तक बेसिकली वो देखता है। इसकी बजाय ये जो मिरर होता है ये थोड़ा कर्व्ड शेप का होता है, तो इसकी वजह से इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़्यादा होता है। इसलिए इसका मतलब ड्राइवर ज़्यादा पीछे की जो गाड़ी वगैरह है वो आसानी से देख पाता है। इसलिए इसको बैक मिरर, पीछे की चीज़ें देखने के लिए मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर मैं डिसएडवांटेज क्या है इस मिरर को यूज़ करने की, तो डिसएडवांटेज ये है कि इस मिरर की वजह से जो एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है और स्पीड, जो पीछे से जो ऑब्जेक्ट्स आ रही होती हैं उनकी एक्चुअल डिस्टेंस और स्पीड को हम मेजर नहीं कर पाते। मतलब एक्चुअली में ये करेक्टली ये नहीं बोल सकते कि उसकी डिस्टेंस क्या है और उसकी स्पीड क्या है। तो इसको मतलब कि इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है कि प्लेन मिरर को इसके साथ यूज़ कर लिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लेन मिरर है
वो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस और स्पीड बता देता है। और ये जो मिरर है ये बेसिकली इसका हमने अभी पढ़ा फील्ड व्यू होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका इन दोनों को साथ यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर था ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।